नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में बेहतरीन जानकारी वाले सेशन में, क्योंकि आज का यह सेशन आप लोगों को चुनाव से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आदर्श आचार संहिता, चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी स्थितियां, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की गई बयानबाजी, ये सारी बातें पता चलेंगी। लेकिन आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि भारत अब 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनावों की तारीखें घोषित देख चुका है। जी हां साथियों, हमने और आपने जो आज का सेशन सुनना है वो हमारी 18वीं लोकसभा की तैयारी के लिए जो इलेक्शन कमीशन द्वारा कल 3 बजे जो तारीखें घोषित की गई, जिन जिन फेजेस में इलेक्शन किए जाने की घोषणा की गई, आज उनका विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने वाले हैं। डिफरेंट फेजेस में होने पर किसे फायदा होगा, क्यों अपोजिशन मोदी जी के लिए कह रहा है कि ज्यादा फेजेस में इलेक्शन होने पर अल्टीमेटली बीजेपी को मुनाफा होगा, तमाम बातें आज के सेशन में करेंगे। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल है, जहां 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है, 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। वहां पीएम के द्वारा यह कहा जाना कि मैं 2029 के लिए नहीं 2047 की तैयारी में हूं, इसने चुनावी माहौल को एक अलग दिशा दे दी है। आज के सेशन में इस विषय पर भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। आज के सेशन में प्रमुख बिंदु होने वाले हैं जनरल इलेक्शन की तारीख है जिनकी डिक्लेयर हुआ, जिसकी वजह से प्रमुख सुर्खियां बनकर आई कि भारत के अंदर 19 अप्रैल से लेकर के चुनाव शुरू होंगे, जून तक चुनाव चलेंगे, 4 जून तक कुल मिलाकर के 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को रिजल्ट आएगा, नई सरकार किसकी बनेगी ये पता चल जाएगा। ये सुर्खियां आपके सामने इस विषय पर चर्चा कर रही हैं। इसके साथ ही जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई, आदर्श आचार संहिता का लागू होना शुरू हो गया, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसी के चलते ही आदर्श आचार संहिता से पहले, जब आदर्श आचार संहिता के लगते ही चुनाव की तारीखें घोषित होते ही जब यह पता चला कि 7 चरणों में मतदान हो रहा है, तो इस पर अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस ने कहा कि यह लास्ट चांस है लोकतंत्र को बचाने का, और साथ में कांग्रेस ने यह भी कहा कि इसकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा। यह आज के सेशन में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत जहां 140 करोड़ लोग निवास करते हैं, यहां लगभग 97.5 करोड़ वोटर हैं। जी हां, अगर अप्रॉक्स नंबर लेकर चले तो हम 98 करोड़ वोटर्स हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज से आकर के वोट देने जा रहे हैं। इन 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज का जो चुनाव है वो असल में 543 लोकसभा सीटों के लिए होने वाला है, 7 चरणों में होने वाला है। 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 चरणों में होने वाला है, और फाइनली 4 जून को जाकर इसका रिजल्ट आएगा। इसकी अधिसूचना के जैसे ही जारी हुई, साथ में एक और जानकारी निकल कर आई, और वो ये थी कि इनके साथ ही यानी लोकसभा के साथ ही 4 राज्य भी हैं जहां पर राज्यों के चुनाव भी होंगे, यानी कि राज्य विधानसभा के चुनाव भी होंगे। और उन राज्य विधानसभा के चुनावों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का नाम शामिल है। यानी कि केंद्र और राज्यों में राज्यों के जो चुनाव हैं वो भी लोकसभा के साथ होंगे, और वो इन्हीं के साथ होंगे। इसके बारे में भी जानकारी निकल कर आई है। हमने इस बारे में आप लोगों को अपने ट्विटर हैंडल पर टाइम रहते हुए इन्फॉर्म किया था। साथ में जैसे जैसे अपडेटेड जानकारियां आती जा रही थी, हम आपके साथ साझा करते हुए चले जा रहे थे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना शुरू हुई, हमने 3:12 पर आपको अपडेट कर दिया था। इसके बाद में अगर आप टाइम फ्रेम पूरा की तरह से देखते जाएं तो हम निरंतर आपको सारी तारीखों से अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर अपडेट करते जा रहे थे। आप में से जो भी हमें वहां फॉलो करते हैं उन्हें इस बात का एहसास भी होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया इस बार की इलेक्शन डेट्स में हुआ है, जिस पर आपका ध्यान जाना अति आवश्यक है। आप सभी को मालूम होगा कि भारत में कुल 543 सीटों के लिए लोकसभा सीट का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जो चुनाव का प्लान डिक्लेयर हुआ है वो 544 सीटों के लिए हुआ है। बड़ा प्रश्न बनता है कि ये क्या 544 सीटें कहां बन गई, कब एक नई सीट बन गई? और यहीं से एक बहुत बड़ा जबरदस्त पॉइंट निकल कर आता है, और वो ये है
कि हमने एक राज्य में 2 फेजेस में चुनाव होते हुए, यानी कि कुछ सीटों के लिए कुछ तारीखों पर और कुछ सीटों के लिए कुछ तारीखों पर चुनाव होते सुना है। यानी कि कुछ लोकसभा सीटों पर एक तारीख पर चुनाव, कुछ लोकसभा सीटों पर अन्य तारीख में चुनाव। लेकिन मणिपुर पहला ऐसी स्थिति देखने जा रहा है जहां एक लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 28 विधानसभा सीटों में 15 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। यानी सिंगल लोकसभा के अंदर 2 बार वोट डलेंगे। यह स्थिति देखी जा रही है मणिपुर के केस में। 2 बार तारीखों, मतलब एक सीट पर 2 डेट में चुनाव होंगे, इसलिए इसको 544 सीटों की संख्या बताकर दिखाया गया है। कुल मिलाकर नंबर 543 है, लेकिन 544 बोला जा रहा है। ठीक है ना। भारत निर्वाचन आयोग पर हमने एक पूरी डिटेल आपके लिए वो बना करके इंफॉर्मेशन का ब्रोशर बना करके डाल दिया है। वो आप लोगों के कम्युनिटी पोस्ट और हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है। ठीक है। तो 543 की जगह 544 क्यों हुआ, फिर से समझ लीजिए। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, एक का नाम इनर मणिपुर है, एक का नाम आउटर मणिपुर है। इनर मणिपुर में 19 अप्रैल को और आउटर के अंदर 2 तारीख 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। तो जो आउटर मणिपुर है, उस आउटर मणिपुर में 2 तारीखों पर चुनाव होने के कारण 43 की जगह उसे 44 कहा जा रहा है कि 43 में मान लो 19 में हो लिए तो 44वें नंबर पर आपके 26 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे और इनमें 28 विधानसभा सीटों को बांटकर ऐसा किया जाए। मणिपुर में ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मणिपुर में काफी लंबे समय से संघर्ष की सूचनाएं आप लोगों ने भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुनी है। कितना महान होने जा रहा है यह इलेक्शन, क्या खासियत होने वाली है, किस किस दिन क्या क्या होने वाला है, सारी बातें आज के सेशन में आपको पता चलने वाली हैं। ठीक है। 4 जून 2024 को पता चल जाएगा कि जो आपकी 18वीं लोकसभा बनने जा रही है उसमें किस पार्टी के कितने सांसद बनकर आते हैं। यह पूरा की पूरा कार्यक्रम जो 7 फेजेस में चलने वाला है, यह लगभग 43 से 46 दिन, अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े पता नहीं क्यों लिखे जा रहे हैं, में चलेगा। ठीक है। 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन कौन से चरण में किस राज्य के मतदाता अपनी लोकसभा के लिए वोट देंगे, आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। सिंगल पोल डेट, यानी कि एक ही दिन में जिस राज्य की सभी सीटों पर वोट डल जाएंगे, उनमें 22 जगह हैं। 22 में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मतलब इसमें स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों शामिल की गई हैं। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल, कुल 22 जगह ऐसी हैं, 22 राज्य और यूनियन टेरिटरी, जहां सिंगल पोल डेट पर, यानी एक ही दिन में वोट खत्म हो जाएगा। जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड। 2 पोल डेट्स जहां पर रखी गई हैं, उनमें 4 राज्य हैं, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। यहां पर 2 तारीखों में मतदान होगा। ऐसे अगर देखते चले जाएंगे तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में मतदान होगा, जिसमें हम उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल को देखते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं, यहां पर 7 बार नहीं, 7 चरणों का मतलब हुआ कुछ लोकसभा सीट पर पहले चरण में, कुछ पर दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में, इस प्रकार से मतदान होगा। इनमें जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, इसे लेकर के वेस्ट बंगाल में क्रिटिसिज्म हो रहा है। वेस्ट बंगाल के लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे लिए 7 चरण में मतदान क्यों रखा गया है, ऐसा क्यों कि एक राज्य के अंदर अलग अलग दिनों पर मतदान होगा। इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जगह पर प्रचार करने जा सके, इसलिए उन्होंने कुछ इस प्रकार की मंशा रखी होगी, ऐसा आरोप है अपोजिशन के द्वारा। ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो इलेक्शन कमीशन मानता है, उसका कहना है कि भारत में सबसे ज्यादा जहां पर जनसंख्या है उसमें नंबर 1 स्टेट उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 स्टेट बिहार है, नंबर 3 स्टेट महाराष्ट्र है और नंबर 4 स्टेट वेस्ट बंगाल है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर 5 पोल डेट्स दी गई हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में 7 पोलिंग डेट्स दी गई हैं। बड़ा सवाल यह बनता है कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इन दिनों कुछ हिंसा की खबरें, राजनीतिक हिंसा की खबरें काफी प्रमुखता से छपी हैं, इसलिए ऐसा हुआ। फिर यह पूछेंगे कि जनसंख्या ही क्या क्राइटेरिया होती है क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर में जनसंख्या इज नॉट द क्राइटेरिया, सिक्योरिटी इज द क्राइटेरिया, सो दैट मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज कैन बी मेड इजीली। ऐसी स्थिति में जहां जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मूव कराया जा सके आसानी से, इसलिए इस तरह के चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं। ठीक है। तो कुल इस प्रकार से 7 चरणों के अंदर चुनाव है। अब कौन से तारीख पे कौन से दिन चुनाव है? तो 20 मार्च
को अधिसूचना जारी होगी। मतदान 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून के दिन मतदान होंगे और नतीजे 4 जून को निकलकर आ जाएंगे। कितने मतदाता वोट देने जा रहे हैं? भारत में इस बार 96.9 करोड़ यानी लगभग 97 करोड़ मतदाता इस बार वोट देने जा रहे हैं। दुनिया की संभवतया कई देशों की पॉपुलेशन से अधिक लोग भारत में इस बार मतदान करने जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 50 करोड़ 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि इन मतदाताओं में 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर है जो 18-19 साल में है। इसी प्रकार से 19.74 करोड़ यानी लगभग 20 करोड़ मतदाता यंग मतदाता है जो कि 20 साल की उम्र से 29 साल के बीच में आता है। अधिकांश जो हमारी ऑडियंस जिस जगह से बिलोंग करती है उनमें से बड़ी संख्या में है। और यूथ को यह बात बता दी जाए कि वो वोट से कभी ना चूके, वो वोट अवश्य दें, क्योंकि आपको यह एहसास होता है जब आप वोटिंग लाइन में लगे होते हैं कि आप राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 82,85 प्लस की उम्र के लोग हैं और जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि लगभग 2.18 लाख वो लोग वो हैं जो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। साथ ही साथ 48,000 ट्रांसजेंडर्स भी हैं जो इस बार वोट दे रहे हैं। साथ ही साथ 19 लाख सर्विस सेक्टर के अंदर जो लोग हैं वो वोट दे रहे हैं और फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं वो 88.4 लाख लोग हैं जो इस बार कुल मिलाकर वोट देने जा रहे हैं। दैट मींस ये हुआ कि भारत का मतदान का उत्सव, ये महापर्व बहुत खास होने वाला है। विचार कीजिए कि किसी देश में 97 करोड़ लोगों को वोट दिलाना हो, मात्र 45 दिन के अंदर इतने सारे लोगों को मोबिलाइज करना हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, उनके लिए आवश्यक जो उपकरण हैं वोटिंग देने के लिए, जो ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है, प्रॉपर उसकी सुरक्षा है, चुनाव कराने के अधिकारी हैं, चुनाव कराने के लिए जो चुनाव अधिकारी हैं उनका मूवमेंट है, ये सभी चीज बहुत सुनिश्चित और बहुत अच्छे से पूर्ण हो। इस काम को करने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, इसका आप अंदाजा लगाइए कि आप अगर कोई एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करें, उस छोटे से कार्यक्रम की व्यवस्था में हमें बहुत सारा बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है। कोई भी कार्यक्रम का आयोजन अगर आप करें तो आप सोचिए कि भारत में 97 करोड़ लोग एक साथ वोट देंगे मात्र 45 दिन के अंतराल में। विचार कीजिए कि इन्हें वोट दिलाने के लिए कितना कुछ व्यवस्था और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 97 करोड़ वोटर्स जिनमें इतनी बड़ी उम्र के, अच्छा इंटरेस्टिंग बात सुनिए, 85 प्लस की उम्र के जो लोग हैं और जो दिव्यांग वोटर हैं उनसे तो घर पर ही फॉर्म भरवा करके वोट लेकर, घर से वोट लेकर आया जाएगा। मतलब आप सोचिए कि उनकी सुविधा का ख्याल, यानी आपके वोट की कितनी वैल्यू है, इसका कार्य करने के लिए किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन काम करेगा। नए जो वोटर्स हैं इनको वोटिंग में परिवर्तित कराने के लिए कि आप अपना वोट देने अवश्य जाएं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहा है। वोटर्स जब वोट देने जाएं तो उनके वोट का महत्व क्या है, इसको प्रमोट करने के लिए तरह तरह से कैंपेनिंग की जा रही है। सुविधाओं के रूप में पीने का पानी, बैठने की जगह, प्रॉपर तरीके से पूरा डायरेक्शन, यानी कि यह महापर्व अपने आप में एक बहुत बड़ा महापर्व है। इतना ही नहीं, इस महापर्व में बहुत सारे समाज कंटक आकर इस महापर्व को बिगाड़ने का भी प्रयास अवश्य करेंगे। इसमें इस प्रकार का कार्य भी करेंगे ताकि इसके अंदर कोई ना कोई आरोप लगाकर यह कहा जा सके कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, जनता अपने भविष्य का निर्माता नहीं है। इसको बिगाड़ने के लिए कुछ अनिश्चित तरीके से कुछ ऐसा ना घटित हो जाए जिसकी हमने प्लानिंग ना की हो, उसके लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया जाएगा कि किसी प्रकार से किसी लीकर का, कैश का, फ्रीबीज का, ड्रग्स का मूवमेंट ना हो। प्रॉपर तरीके से कुछ लोग जो गुंडे टाइप के हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन पर निगरानी रखनी हो। प्रॉपर तरीके से मतलब मैनेजमेंट करने का काम यहां पर बहुत स्ट्रांग तरीके से सीएपीएफ के जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो हैं, हमारी प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं, उनके द्वारा कार्य किए जाएंगे। 24/7 इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। पूरी तरह से मतलब ये ध्यान रखा जाएगा कि कहीं कोई भी ऐसी घटना ना घटित हो जो अप्रिय हो। ड्रोन के आधार पर भी चेकिंग की जाएगी ऐसी जगहों। इसी बीच में जो हमारे राजीव कुमार साहब हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके कुछ बयान बहुत जबरदस्त वायरल हुए। यानी एक इतना बड़ा कार्य आयोजित करने वाले व्यक्ति जिनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने कितनी खूबसूरती से इलेक्शन के प्रति अपनी बातें रखी हैं, वो आप सबको सुननी चाहिए। My appeal to the political parties again.
ये पॉलिटिकल पार्टी से अपील कर रहे हैं। I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning. कैंपेनिंग में डेकोरम का ख्याल रखें, कोई खराब वक्तव्य ना दें, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे कि व्यवहार खराब हो, पर्सनल अटैक से बचें। बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मतलब राजीव कुमार साहब ने राजनेताओं को अपने पद पर बैठे हुए जो मैसेज दिया कि चुनाव प्रचार के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बातें कहने का हक है, लेकिन चुनाव प्रचार में पर्सनल अटैक से बचें, ऐसा कुछ ना करें जिससे कि कल को आप लोग आपस में जब कभी बैठें, कभी ऐसा ना हो कि आपको आपस में एक दूसरे से मिलना पड़े, एक साथ काम करना पड़े, तो आपकी बदजुबानी जो आपने बेकार बातें बोली हैं वो बातें आपको एक साथ बिठाने में व्यवधान का कार्य करें। बहुत ही बेहतरीन संदेश आपने इलेक्शन कमीशन ने दिया है, संभवतः आपने वो सुना हो। इसी के साथ साथ आपने बहुत सारी बातें करी और ऐसी ऐसी बातें जो इस समय गजब वायरल हो रखी हैं, हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाली। साथ में इन्होंने फेक न्यूज के लिए भी अपनी तरफ से एक बड़ा संदेश दिया, आपको वो सुनना चाहिए। साथियों, फेक न्यूज के लिए आप अलर्ट रहिएगा। जैसे कुछ समय पूर्व जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर आई थी, तब मैंने आपसे कहा था फेक न्यूज फैलाई जाएगी कि ताकि आपके दिमाग पर असर डाला जा सके, आपके विचार को बदला जा सके, धार्मिक रूप से किसी उन्माद को भड़काने का, आपके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भड़काने का, हो सकता है रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो, राष्ट्रवादी सेंटिमेंट्स हो, तमाम चीजों को ट्रिगर करने के लिए कुछ फेक मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है, सोशल मीडिया पर विशेष रूप से आपने अपील की है, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। जो आपके पास मैसेज आ गया ना उसे फॉरवर्ड मत करिए। आपके पास मैसेज आ गया, आपको कंफर्म नहीं है, तब तक उसे आगे मत भेजिए। आपने इस बात के लिए भी एक कुछ लाइनें लिखी, रौनक तो बहुत है, झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, लेकिन वो बुलबुले की तरह तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। आपने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा राजीव कुमार जी की तरफ से कि आप में से जो भी साथी, कई बार बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जिससे आपका ईगो बूस्ट होता है, आपकी आइडियोलॉजी को यह लगता है कि हां मैं भी ऐसा सोचता हूं, देखो मुझे ऐसा ही मैसेज मिला है और ये सही है, जो मैं बोलता हूं देखो वो लिखित में मिल गया, चलो इसे फॉरवर्ड कर देता हूं, चलो मुझे इस वीडियो में मिल गया है मैं इसे फॉरवर्ड कर देता हूं। जब तक आप सत्य को प्रमाणित ना कर लें उसे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आप यह मानकर चलिए कि असत्य को पकड़ते हुए अगर जांच एजेंसीज ने कभी जांच की तो आप भी उसके अंदर एक गुनहगार होंगे। संभव है कि आपको भी उसका एक मास स्प्रेडर काउंट किया जाए और आप पर कानून के तहत उचित कार्रवाई कर दी जाए, तो बचें इस चीज से। यहां पर इन्होंने स्पष्ट लहजे में और बहुत प्यार से यह मैसेज सब लोगों तक पहुंचा दिया है। मिस इंफॉर्मेशन को लेकर बहुत सख्ती से आपने अपनी बातें रखी हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने ईवीएम पर जो लोग सवाल उठाते हैं, ईवीएम के बारे में कहा जाता है कि यहां पर इसको हैक कर लिया जाता है, ये कर लिया जाता है, वो कर लिया, इस पर इनकी बात को हमने अपने ट्विटर पर भी डाला था। सोच रहा था प्रश्न तो आएगा जरूर, ईवीएम पर आप तैयार थे कोई क्वेश्चन आएगा, आपने रात को सोच कुछ लिखा। हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ईवीएम की भाषा में ये बोल रहे हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हैं। और मतलब ये वो वाली बात हो गई आसान भाषा में कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा ना कहें। कुल मिलाकर आपसे चुनाव नहीं जीता जा रहा तो ईवीएम को दोष मत दीजिए। हां, अगर आपको लगता है तो ईवीएम को दोष उस समय भी दीजिए जब आप चुनाव जीत जाते हैं। इन्होंने आगे की पंक्ति में कहा कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम पर कोई बयान क्यों नहीं देते। हारते ही ईवीएम खराब है और जीतते ही ईवीएम की कोई चर्चा नहीं है। बोले ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, तो अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उसमें कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs are 100% safe,
100% श्योर, वी नो नाउ। 100% सेफ एंड 100% श्योर। ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से बात बोली और इलेक्शन कमीशन का इस प्रकार से ईवीएम पर लोगों का विश्वास जताना, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा देश का, आपका, मेरा टैक्स का पैसा, बहुत बड़े बड़े संसाधन लगते हैं, तब जाके ऐसी मशीनें तैयार होती हैं। तो ये थी जानकारी इलेक्शन के अंदर हुई तैयारियों की। अब चलते हैं लोकसभा इलेक्शन के दौरान पार्टियों के द्वारा जो डायलॉग्स दीबाजी की जा रही है उसकी तरफ। तो जैसा आप सभी जानते हैं 543 लोकसभा सीटों के लिए 544 बार चुनाव हो रहा है इस बार, क्योंकि मणिपुर के अंदर 2 केस हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2019 की जो 17वीं लोकसभा थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, जिसके पास 290 सीटें थी। बीजेपी एनडीए नामक एक अलायंस बनाकर काम कर रही थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर कुल 334 सीटें थी। ऐसे ही जो अपोजिशन में प्रमुख जो सहयोगी संगठन है जिसका नाम इंडी अलायंस कहा गया है, इंडिया ब्लॉक कहा गया है, उसमें कुल मिलाकर के साथियों 125 सांसद थे। हमारी इन पूरे अपोजिशन पार्टीज में भी एका नहीं था। इन दोनों से अलावा भी कुछ और पार्टीज थी जो अपनी अलग से सीट लेकर चल रही थी। लगभग 84 सांसद ऐसे थे जो कि इन अपोजिशन के साथ नहीं थे, वो समय समय पर अपनी अपनी स्थिति को बदल रहे थे। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में इलेक्शन के दौरान पीएम मोदी का, जो कि दोबारा चुनाव के बीच में उतर रहे हैं, इनका इंडिया कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, जो कि इंडिया टुडे नेटवर्क के द्वारा आयोजित की जाती है, उसमें एक बयान काफी वायरल हुआ। इसमें आपने एक बयान देते हुए कहा कि आप 2024 के चुनावों की चर्चा कर रहे हैं, 2029 की चर्चा कर रहे हैं, मैं 2047 पर टारगेट कर रहा हूं। एक बार पीएम का यह बयान आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। कर्नाटक चुनाव प्रचार में गए हुए थे, कर्नाटक के अंदर थे, वहां से लौटते हुए अपनी तरफ से कॉन्क्लेव में प्रेजेंट जो लोग थे, बड़े लोगों को इंतजार करना चाहिए, और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। अरुण जी, अरुण पुरी इंडिया टुडे टीम को लगाइए, ग्रुप के हेड हैं, कि मोदी है क्या। आपने अपने बारे में कहा कि पूरी टीम लगाइए कि मोदी है क्या। आप 29 पर अटक गए। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। पहले इस लाइन का मीनिंग समझ लीजिए। 29 के चुनाव को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। 2047 की क्या कहानी है? तो आपको याद होगा 2047 में भारत 100 वर्ष अपनी आजादी के पूर्ण कर लेगा। 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री का जो टारगेट है, असल में भारत का लक्ष्य विकसित भारत होने का इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि वर्ष 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। भारत के डेवलप्ड कंट्री बनने का विजन 2047 है। तो इन्होंने कहा कि मैं 2047 को ध्यान में रखकर वर्तमान में काम कर रहा हूं, देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है उसके ऊपर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के इस बयान को लोगों ने इस प्रकार से लिया कि ये इस चुनाव को जीत रहे हैं, ये तो घोषणा कर रहे हैं 2029 भी जीत जाएंगे और अब तो इनकी सत्ता कभी जाएगी ही नहीं। यानी कि इन्होंने सेल्फ बोस्टिंग में, यानी कि अपनी शेखी भगारने में इतनी सारी बातें बोल दी हैं। लेकिन असल में 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के इन्होंने जो पहले बयान दिए हुए थे उसकी ये चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से फिर इसके ऊपर राजनीतिक बयान आने लगे कि 2047 को लेकर प्रधानमंत्री बातें कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपनी और भी बातें यहां पर रखी। इनके द्वारा जब ये सब बातें बयानबाजी की जा रही थी, चुनाव की तारीखें डिस्कस हो चुकी थी, इसी बीच में 7 चरणों में जो चुनाव की डेट है, इस पर अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस ने कहा कि यह लास्ट चांस टू सेव डेमोक्रेसी है, यानी कि देश में लोकतंत्र खत्म होने वाला है। अगर आखिरी पल के रूप में इसे देखा जाए, वही एक बात है ना कि डिक्टेटरशिप आने वाली है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है, डिक्टेटरशिप आने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई आप 2024, 29 और 47 तक की बात कर ले रहे हो। इसका मतलब तो यह हुआ केवल तानाशाही में ही इतना एक लंबा स्पैन मिलता है। इसलिए कांग्रेस ने कहा, इसका मतलब हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये 2024 जो है ये लोकतंत्र का आखिरी साल है, इसके बाद तानाशाही आ जाएगी। और तानाशाही आज से नहीं, 2014 से आ रही है। जब मोदी जी चुनाव में आते हैं, तानाशाही के ऊपर तमाम प्रकार से बयान मीडिया के अंदर छपने लगते हैं। आप पुरानी रिपोर्ट देख करके आइएगा।
इस प्रकार से कि भाई इनकी एक छवि है कि ये तानाशाही लाएंगे, 2014 के इलेक्शन में तानाशाही लाएंगे, 29 में लाएंगे, 24 में लाएंगे, तानाशाही लाएंगे, तानाशाही लाएंगे। हद तो ये हो गई कि अभी मैं हाल ही में रवि जी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि वो इस बात पर बहुत ज्यादा अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे। प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक सर्वे करा लिया जिसमें पूछा गया कि कौन लोग चाहते हैं कि तानाशाही आए। तो बहुत सारे देशों से सर्वे कराया गया, उसमें इंडिया के बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि तानाशाही आए। इस पर रवीश जी बहुत खिन्न होकर के अपना दुख व्यक्त कर रहे थे और लोगों से अपनी बातें रख रहे थे कि तानाशाही कोई कद्दू है क्या कि उसके आने से बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। यानी कि हमारे देश में एक इस प्रकार का भाव भी राजनीति में तानाशाही इतनी ज्यादा बोल दी गई है कि कुछ लोग तो तानाशाही को भी ये समझने लगते हैं कि कुछ बहुत बड़ा फैसिनेटिंग सी चीज होगी तानाशाही जो होती होगी, अगर वो आती भी होगी तो कोई बहुत बड़ी चीज आती होगी। तो इस बात पर रवीश जी ने लोगों को समझाते हुए कहा कि भाई ऐसा मत करिए, तानाशाही का मतलब कोई लड्डू पूरी सब्जी नहीं है जिसको आने से कोई बहुत बड़ा लाभ होता होगा, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, इसको लेकर के भी अब राजनेताओं के बटने से जनता बट रही है। खैर, इस विषय पर हम ऑलरेडी एक बार व्याख्यान दे चुके हैं, आप जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। फिलहाल के लिए इस प्रकार से भारत के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में वेस्ट बंगाल की तरफ से लीडर्स ने कहा कि भाई 7 चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने का क्या लाभ है। तो इनके लाभ पर लोगों ने कहा कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ज्यादा सीटें चुनाव प्रचार में कवर करना चाहते हों। जिन जिन क्षेत्रों में ज्यादा सीटें हैं, जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, उन्हें एक बार में कवरेज देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया गया। पर फिर भी मैं आपको बता दूं, भारत के 4 बड़े राज्य हैं। 4 बड़े राज्य में चारों के अंदर 5 राउंड से ज्यादा, 5 या 5 राउंड से ज्यादा का चुनाव रखा गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश 7 राउंड, बिहार 7 राउंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तीसरे नंबर का राज्य है जनसंख्या के आधार पर, जिस पर 5 राउंड, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल जहां पर 7 राउंड रखे गए हैं, क्योंकि चुनावी हिंसा काफी ज्यादा यहां की सुर्खियों में रही हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात हो गई। कांग्रेस ने अपनी तरफ से बात बताई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, 70-80 मतलब इतने दिनों में चुनाव होंगे, 7 चरणों में होंगे। तो फिर एक और बहस छिड़कर के आई। क्या छिड़कर आई? हाल ही में आपको याद होगा मैंने एक सेशन किया था अपनी पाठशाला पर, अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने कहा था कि 2029 से लागू हो सकता है एक देश एक चुनाव। आप इसे जाकर जरूर सुनिएगा। मैंने एक दिन पहले एक बहुत प्यारा सेशन किया है हमारे एक दूसरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैंने बताया है कि कोविंद साहब के नेतृत्व में एक रिपोर्ट बनाई गई थी। वो रिपोर्ट हाल ही में राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको सौंपी गई है। उनको उस रिपोर्ट में 18,000 पेज में 2029 में चुनाव कराए जाने के क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है कि सर अब अगर हम 2029 में चुनाव कराना चाहते हैं तो हमें क्या कुछ करना होगा, हमें किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ानी होंगी, किस तरह से संसाधन करने होंगे, संविधान में क्या क्या संशोधन करने होंगे, ये सारी बातें। तो एक बार आप इस सेशन को सुनिएगा। तो ये जानकारी जब एक देश एक चुनाव को लेकर के राष्ट्रपति को सौंपी गई है, ऐसी स्थिति में एक देश एक चुनाव हो, यहां पर 7 चरणों में ही एक चुनाव हो रहा है, इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मतलब समझिएगा, एक तरफ तो केंद्र सरकार चाहती है कि राज्यों में और केंद्र सरकार में चुनाव एक ही बार में हो जाएं और अगले 100 दिन के भीतर भीतर स्थानीय लोकल बॉडीज जो हैं, पंचायती राज और नगर निकाय, इनके चुनाव हो जाएं। लेकिन वहीं थोड़ा और पहले लौटे तो 7 चरणों में चुनाव लोकसभा के ही आयोजित कराए जा रहे हैं। इस विषय पर कटाक्ष करते हुए अपोजिशन ने लिखा कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं, कमल हासन जी ने लिखा कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि हमारा ज्यादा पैसा खर्च होता है, आप कहते हैं कि 1 इलेक्शन होगा तो हमारे संसाधन कम खर्च होंगे, तो फिर 7 चरण में क्यों करा रहे हो, इसको एक ही चरण में कराने का प्रयास कीजिए। कमल हसन जी का ये जो बयान है ये बहुत सही बयान है। ऐसा क्यों है? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडोनेशिया ने हाल ही में, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लगभग 22 करोड़ लोगों को एक ही दिन में 5 पदों के लिए वोट दिलवा दिया है, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, इवन लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी शामिल हैं। इसका मतलब जिस दिन भारत के 97 करोड़ लोग एक दिन लाइन में लग करके वोट देने में कामयाब हो जाएंगे, ये तय मानिएगा कि भारत उस दिन ऑटोमेटिक डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। अब आप पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि 97 करोड़ लोगों को एक दिन में चुनाव कराने के लिए सोचिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी। जो काम 45 दिन का है, अगर वो एक दिन में हो रहा है, जो सुरक्षा बल एक चरण में चुनाव कराने के बाद दूसरे चरण में चुनाव कराने जाएंगे, इसका मतलब आपको हर जगह एक ही बार में
कवर करने के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास है कि आप एक ही बार में सबको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर चाहे कैसे भी कर रहे हैं, तो समझिएगा कि वो शुभ संकेत होगा। इसका मतलब कमल हासन जी ने भले ही व्यंग में यह बात कही हो, कमल हासन जी इस समय तमिलनाडु में डीएमके के सहायक घटक दल बने हैं, इन्होंने भले ही इस बात को व्यंग में कहा हो, लेकिन आप अगर इसे सकारात्मक रूप से देखें तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत विकसित राष्ट्र होगा और ये सारे चुनाव एक दिन में कराने की काबिलियत भारत के पास हो, तो वो निश्चित ही काबिले तारीफ होगा, क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र भी एक दिन में चुनाव करा करके अपनी ताकत दिखाते हैं कि देखो हम ताकतवर हैं, हालांकि उनकी जनसंख्या कम है। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए राजनीतिक बयानबाजी है चलती रहेगी। अब एक और पॉइंट यहां पर छूट गया और वो क्या है, भारत में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। अब ये क्या होता है साथियों, जैसे ही चुनाव प्रचार की तारीख आती है, कि चुनाव की तारीख आती है, इलेक्शन कमीशन जैसे ही अनाउंस करता है कि इस दिन से चुनाव होंगे, उस समय तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के नेतृत्व में चली जाती है, इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में चली जाती है। मतलब यह समझिए कि जो भी अब आपको फैसले लेने होंगे, चाहे ट्रांसफर के लेने हो, पोस्टिंग के लेने हो, इवन ज्वाइनिंग के लेने हो, सारे फैसले फिर इलेक्शन कमीशन लेता है। अगर किसी को सस्पेंड करना है, किसी को ज्वाइन कराना है, किसी को मूव कराना है सरकारी नौकरियों में भी, तो वो फैसले इलेक्शन कमीशन लेता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पूरी तरह से राज्य में होने वाले हर काम को, यानी ऐसे समझिए कि जिला कलेक्टर जैसे ही आचार संहिता लगती है, राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके अंडर में चले जाते हैं, यानी कि सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सीधी अंडर में चली जाती हैं इलेक्शन कमीशन के, जो पहले एक अलग प्रोसेस फॉलो कर रही थी, अपने एग्जीक्यूटिव हेड चीफ सेक्रेटरी के नीचे काम कर रही थी, चीफ सेक्रेटरी से रिप्लेस होकर तुरंत इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती हैं। यानी अब इलेक्शन कमीशन ही कलेक्टर को, इलेक्शन कमीशन ही एसपी को, इलेक्शन कमीशन ही एसडीओ तहसीलदार को, सबको डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन देता है, सब उसी के आदेश की पालना में होते हैं, कोई और। ये तो होता है प्रशासनिक फेरबदल। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आदर्श आचार संहिता लगते ही राजनेताओं के ऊपर कुछ नियम लागू कर दिए जाते हैं। क्या लागू कर दिए जाते हैं, यदि आप खुद सत्ता में थे, अब सत्ता में हैं, तो सत्ता में दोबारा आने से पूर्व आप दोबारा आने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप विचार कीजिए कि अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में ही चुनाव लड़ने गए, तो आप तो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए चुनाव लड़ने जाएंगे कि भाई आप तो पीएम हैं, आप मंत्री जी हैं, आपके पास तो सारा सरकारी अमला है, अब आप जाइए चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, उसको न्यूट्रल ट्रीट देने के लिए एक प्रकार से यह समझिए, आचार संहिता लगते ही अपोजिशन पार्टीज और सत्तारूढ़ पार्टी एक समान ट्रीट की जाती हैं। एक समान ट्रीट की जाती है मतलब अब सरकारी पैसे से चुनाव प्रचार सरकारी जो सरकार चल रही है वो नहीं कर सकती। यानी जो भर भर के विज्ञापन अखबारों में इन दिनों आ रहे थे आचार संहिता से पहले, अब वो नहीं आ पाएंगे। अब अगर आते हैं तो वो उस पार्टी के अकाउंट से पैसे कटेंगे, सरकारी पैसे से नहीं। आपने आचार संहिता लगने से पहले अपने शहर के प्रमुख अखबारों में प्रमुख विज्ञापनों को देखा होगा, सरकारों ने भर भर के विज्ञापन दिए हुए हैं कि भाई हमने ये कर डाला, हमने ये कर डाला, और उस विज्ञापन के नीचे एक लाइन लिखा आती है, सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नीचे ही नीचे लिखा आता है, वो सरकारी विभाग है, सरकारी प्रचार विभाग है। जैसे ही आचार संहिता लगती है, सरकारी प्रचार विभाग का प्रचार छपना बंद हो जाता है। अब जो यहां से आगे लिखने में आएगा वो राजनीतिक पार्टियों के अपने अकाउंट से पैसे कटेंगे, उनसे लिखने में आएगा। उम्मीद है अब आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आदर्श आचार संहिता में होता क्या है। आदर्श आचार संहिता में ना केवल चुनाव प्रचार, बल्कि अब जो भी कार्य होंगे वो पार्टी की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। कोई भी ऐसी बयानबाजी अगर होती है तो आचार संहिता के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी राजनीतिक बयानबाजी या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि चुनाव के दिन, जैसे आचार संहिता के चलते ही चुनाव के दिन शराब की बिक्री पर रोक होती है, इवन कोई भी अनप्लान्ड फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती है, कोई भी अनप्लान्ड व्हीकल मूव नहीं कर सकता है। आचार संहिता के समय बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस रखा जाता है। पूरी तरह से जितने भी अपराधी हैं उनकी पूरी ट्रैकिंग की जाती है, कितना भी माल है, कितना वेपन है, किसके पास कितना पैसा है, सबकी ट्रैकिंग की जाती है। हर चीज पर बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान रखा जाता है। आचार संहिता फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लागू किए गए रूल रेगुलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को लगभग सारी बातें बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर दिया। बाकी इसका थोड़ा सा इतिहास है। संभवतः आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे लिसनर्स, आपसे गुजारिश है कि आप में से
लगभग 41% मेरे आज भी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे लिसनर्स हैं जो सेशन पूरा प्यार से सुनते हैं, लेकिन एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे नहीं दबा पाते हैं। उन्हें लगता है दबाने में पैसा खर्च होता होगा या समय खर्च होता होगा। समय खर्च होता है 0.19 सेकंड और पैसा खर्च होता है 0। लाभ हमारा यह है कि हम जब भी भविष्य में आपके पास मुखातिब होना चाहते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और जिन हमारे प्रियजनों ने हमें स्वीकार कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, उनका असीम हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना एक्सपर्ट कमेंट भी छोड़ें। बाकी हां, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक जनहित में सूचना यह है कि मेरी टीम जो आरओ की तैयारी करा रही है, कल से उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। आज तक यदि आप में से कोई साथी एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से जाकर अपना एडमिशन बुक कर ले। यूपी आरओ परीक्षा के लिए 2499 में कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमारी टीम लेकर के आपके लिए हाजिर हो रही है। कल सुबह से क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। बेहतरीन क्लासेस हैं, बेहतरीन टीम है, बेहतरीन रिवीजन है, पूरी क्लासेस लाइव हैं। अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो वो डाउनलोड फॉर्म में भी आपको उपलब्ध होंगी। प्रॉपर टेस्ट का डिस्कशन, प्रॉपर ऑनलाइन नोट्स, सब चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत